भाई ये लोगो देख रहे हो, ये है एसिक्स का, एक जापानीज कंपनी जो कि जूते वगैरह सब कुछ बनाती है। लेकिन इसका एक नया शू आया है, कयानो जेल 33, एंड ये अभी 1 जून को ही इंडिया में लॉन्च हुआ है, बट दुनिया भर में भी ये उसी के आसपास लॉन्च हुआ। इंपॉर्टेंट बात पता है यहाँ पे क्या है, मोस्टली जितने भी ये बड़े बड़े ग्लोबल ब्रांड्स हैं उनके जब प्रोडक्ट्स आते थे तो इंडिया में उसके 6 महीने बाद, कई बार 1 साल बाद, कई बार 2-2 साल बाद जाके लॉन्च होता था, क्योंकि वेल इंडिया कौन ही आता है। बट अब साथ साथ लॉन्च हुआ। इसका सबसे बड़ा रीजन लेकिन क्या है पता है, ये जो जूता है कयानो जेल 33, ये तमिलनाडु के अंदर बना है, इंडिया के अंदर ही। अब कुछ लोगों को यहाँ पे लगेगा कि यार अच्छा तमिलनाडु में बनने लग गया तो शायद इसलिए हो रहा होगा क्योंकि हमारा लेबर सस्ता होता है, हमारे मजदूर उतने ज्यादा पैसे नहीं मांगते हैं। वेल गलत जवाब। आप नाइकी देखो, एडिडास देखो, एसिक्स देखो, प्यूमा हो गया, क्रॉक्स हो गया, ये सब लोग अपनी फैक्ट्रीज चाइना से उठा करके तमिलनाडु के छोटे छोटे जिलों के अंदर इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लेबर सस्ता है। वो यहाँ आ रहे हैं एक नंबर की वजह से, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर की वजह से, और वो नंबर लेबर कॉस्ट नहीं है, वो एक टैरिफ का नंबर है, एक कस्टम ड्यूटी जो कि बरसों से 17% थी और अब एक नए ट्रेड डील के तहत खत्म हो रही है, सीधा 0। तो असली सवाल यह है कि अगर सिर्फ एक पॉलिसी के एक स्ट्रोक के थ्रू पूरी की पूरी दुनिया की शू इंडस्ट्री हिल सकती है और तमिलनाडु की तरफ आ सकती है तो वेल ये खेल लेबर का था ही कब। एक बात पहले ही बोल देता हूं, इसको समझने में मुझे थोड़ा सा समय लगा था क्योंकि जो आंकड़ा मैं भी आपको दिखाने वाला हूं वो सीधा उल्टा लगता है। हमारा इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटवेयर प्रोड्यूसर है। हम हर साल 2 अरब यानी कि 200 करोड़ के आसपास जूते बनाते हैं, लेकिन दुनिया के शू एक्सपोर्ट का जो मार्केट है उसमें हमारी हिस्सेदारी इतनी छोटी थी कि वेल उसे गिनना भी मुश्किल हो जाता था। मतलब समझ रहे हो, हम दुनिया के सबसे ज्यादा जूते बनाने वाले देशों में आते हैं लेकिन बेचने वालों में हमारा नाम नहीं आता था। ये गैप अपने आप में एक कहानी है। तो इस सिस्टम मतलब काम कैसे करता है और कौन था जो कि हमें बाहर जाने से रोक रहा था। देखो एक बात तो आपने भी नोटिस करी होगी कि पिछले 10-20 साल से हमारे घर में जो भी नई चीज आ रही है मेजॉरिटी के ऊपर मेड इन चाइना का लेबल लगा हुआ होता है। और हमने भी उस हर चीज को देख के बार बार ये सोचा है कि यार चाइना वाले इतना सस्ता आखिर दे कैसे देते हैं, बना कैसे देते हैं। इसका जवाब 2 हिस्सों में है और दोनों हिस्से अब इंडिया के हक में पलट रहे हैं। पहला हिस्सा टैरिफ। टैरिफ का मतलब क्या होता है, सोचो कि यार तुम अपनी दुकान के लिए दूसरे शहर से माल मंगवाते हो और आपके शहर के बॉर्डर पर हर ट्रक के ऊपर एक एंट्री का टैक्स लग जाता है और वो एंट्री टैक्स इतना ज्यादा होता है कि आप जो सामान वहां भेज रहे हो वो इतना ज्यादा महंगा हो जाता है कि यार उसके लिए वहां पे डिमांड ही नहीं रहती है। अब यही चीज देशों के लेवल पे सोचो, जब इंडिया यूरोप को जूते भेजता था तो यूरोप के बॉर्डर पे ही उस जूते के ऊपर 17% की ड्यूटी लग जाती थी, लेकिन बांग्लादेश और वियतनाम में जब वही जूता बनता था और वहां से जब यूरोप जाता था 0% ड्यूटी, नील बटे सन्नाटा। मतलब शुरुआत से ही एक रेस में हमें 17 किलोज का एक एक्स्ट्रा बैग पहन करके दौड़ना पड़ रहा था। अब इसी पॉइंट पे आपको लग रहा होगा कि हाँ अब मैं गेम समझ गया हूं, लेकिन गुड मॉर्निंग टू यू। व्हाई डू आई से दैट? क्योंकि असली गेम यहां से शुरू होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस पूरी कहानी में एक तीसरा खिलाड़ी और है जो ना चाइना है और ना इंडिया, और जो सबसे ज्यादा फायदा कहीं ना कहीं उठा रहा है। और हम थोड़ी देर में देखेंगे कि यार वो कौन है। पहले वो नंबर समझ लेते हैं जिसने सब कुछ बदला। जनवरी 2026 में इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है। FTA का मतलब 2 देश आपस में हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं कि यार तुम्हारे सामान के ऊपर मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा लेकिन मेरे वाले पे तुम भी मत लगाना। ऑफ कोर्स ये मैं बहुत लिबरलाइज करके एकदम सिंपल वे में बता रहा हूँ, इतना सिंपल भी नहीं होता है, बट घुमा फिरा के आप समझ सकते हैं। और ये जो पर्टिकुलर डील हुई ना इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में, इसमें फुटवेयर पे लगने वाला जो टैरिफ था उसको 17% से हटा करके 0 से रिप्लेस कर दिया। अब एक बात बिल्कुल साफ कर देता हूं, ये ड्यूटी एक दिन में 0 नहीं हुई है। डील अभी भी पूरी तरह से लागू नहीं हुई है और ड्यूटी अगले कुछ सालों तक धीरे धीरे फेजेस में कम होगी। लेकिन इंडस्ट्री के लिए जो चीज बदली है वो ये थी, अब पक्का हो गया है कि यार वो रास्ता क्लियर है कब यहाँ पे 17 से 0% होगा। और इसीलिए है कि यार इंडिया पिछले 20-25 सालों से अपनी जो फैक्ट्रियां लगा करके, अपने मजदूरों को ट्रेन करके, सब कुछ हर कोशिश करके हासिल नहीं कर पा रहा था, वो एक सिग्नेचर के साथ अब होना बहुत आसान हो गया है। इंडिया का हर एक फुटवेयर मेकर अब वियतनाम और बांग्लादेश से बिल्कुल बराबरी का मुकाबला कर सकता है जब बात आती है यूरोपियन यूनियन के मार्केट की। और थोड़ी देर जरा रुको क्योंकि कहानी का एक और बड़ा हिस्सा है जो जब आप सुनोगे तो आपको थोड़ा ड्रामेटिक सी फीलिंग आएगी। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2025 में अमेरिका और चाइना के बीच में एक जबरदस्त टैरिफ और छिड़ गया और अमेरिका ने चाइना के सामने ड्यूटी इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि अप्रैल 2025 में वो नंबर 145% तक पहुंच गई थी। बाद में ये थोड़ी ठंडी हुई। एक तरफ चाइना का माल अमेरिका के लिए महंगा होता गया और उस शॉक ने ब्रांड्स को चाइना से बाहर निकलने के लिए थोड़ा थोड़ा मजबूर करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ हमारे इंडिया के पास अब यूरोप का ड्यूटी फ्री एक्सेस का रास्ता खुलने लग गया था। और ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो कि हमारी फैक्ट्रीज के अंदर नहीं हुई है, ये सरकारी कागजों पे हुई है। यही इस वीडियो का असली आहा वाला मोमेंट है। याद है मैंने शुरुआत में क्या कहा था कि हम इंडियंस हम पहले से ही साल के 200 करोड़ पेयर ऑफ जूते बनाते हैं। और याद है मैंने ये भी कहा था कि
कि हमारे लिए एक्सपोर्ट मार्केट में सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो है टैरिफ की दीवार, क्योंकि हम पे ज्यादा टैरिफ लग रहा है लेकिन हमारे जो की कॉम्पिटिटर्स हैं उनके ऊपर 0 लग रहा है। अब जरा इन दोनों बातों को उठाओ और एक साथ मिला दो। इसका मतलब इंडिया के पास कैपेसिटी तो पहले से थी ही, अब वो जो दीवार की प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे हटते जा रही है और जल्द पूरी तरह से हट जाएगी। और जैसे ये दीवार गिरेगी फैक्ट्री शिफ्ट होने में महीने नहीं लगेंगे, क्योंकि दुनिया भर के जो जूते बनाने वाले हैं वो ऑलरेडी इस ट्रेंड के हिसाब से अडाप्ट करना शुरू कर चुके हैं, ताकि जैसे ही टैरिफ गायब हो आप यहां से बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू करें। जैसे फॉर एग्जांपल आपके नाइकी वाले हैं, एडिडास वाले हैं, ये खुद जूते चप्पल नहीं बनाते हैं इतने, इनके अच्छे बड़े बड़े सप्लायर्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो कि ताइवान से आते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि दुनिया की 5 जो सबसे बड़ी ऐसी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इन सारे के सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए जूते चप्पल बनाती है, वो सारी ताइवान की कंपनी है। एक है पाउचेन, एक है होंगफू, एक है फेंग टे, एक है डीन शूज और एक है टीकेजी टाइक्वांग। नाम शायद आपने सुने भी नहीं होंगे और शायद आपको याद भी नहीं रहेंगे, लेकिन मैंने अभी इन जितने भी प्लेयर्स का नाम लिया ये सब के सब आज के दिन तमिलनाडु में अपना गढ़ बना रहे हैं। इनफैक्ट कुछ की फैक्ट्रीज तो ऑलरेडी चालू भी हो चुकी हैं। और ये सारे प्लेयर्स इतनी तेजी से तमिलनाडु यानी कि इंडिया में क्यों ऐसे आ रहे हैं, उसका एक ही रीजन है कि यार इनका जो पूरा धंधा है वो जियोग्राफी का आर्बिट्राज होता है, जहां टैरिफ और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का गणित सबसे अच्छा होता है और साथ में इंसेंटिव मिल जाए तो और ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो यार वो लोग अपनी फैक्ट्री चुपचाप वहां लेके चले जाते हैं, वहां पे अपना एक्सपेंशन चालू कर देते हैं। और इन्होंने मिल करके तमिलनाडु में पिछले कुछ सालों के अंदर 12,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट लाने के काम शुरू कर दिया है। पाउचेन नाम की जो कंपनी, जो कि दुनिया की नंबर 1 है इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में, उसने अकेले 2302 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है कल्लाकुरिची में। और ऐसी जो होंगफू नाम की कंपनी, उसने 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है रानीपेत के अंदर। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये कोई अनाउंसमेंट नहीं है, ये जमीन पर एक्चुअल में फैक्ट्रीज लग रही हैं। कुछ का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, कुछ कंप्लीट भी हो चुकी है। और जरा थोड़ा सा ठहर के सोच के देखो, क्योंकि हर कहानी में जीत के साथ एक छोटी सी हार भी छुपी होती है। इस पूरी की पूरी शिफ्ट में जो हार है वो है इंडोनेशिया की, बांग्लादेश की, वियतनाम की और थोड़ी सी शायद चाइना की भी। बरसों तक इनकी जो फैक्ट्रीज चली वो इसलिए क्योंकि इनका लेबर सस्ता था और साथ में ड्यूटी भी कम लगती थी। लेकिन अब इंडोनेशिया में जमीन महंगी हो रही है, लेबर महंगा हो रहा है। सेम वे इंडोनेशिया, वेल उनका तो कॉस्ट ऑफ लेबर हमसे काफी ज्यादा है और इंडिया के अगेंस्ट उनके पास जो ड्यूटी का फायदा था वो भी अब खत्म हो रहा है। मतलब जिस चीज के भरोसे इनका पूरा का पूरा धंधा खड़ा था वो दो तरफ से खिसक रहा है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनके लिए जो प्लेयर्स पहले इंडिया से सस्ते थे अब वो इंडिया से महंगे बैठ रहे हैं। और जब किसी भी बिजनेस में आपकी ऑफरिंग का सबसे बड़ा जो एज है वो कॉस्ट का फैक्टर हो और वो कॉस्ट का एज अगर हटने लग जाए तो वेल आपके पास बेचने के लिए कुछ खास रहता नहीं है। यहीं पे है कि इंडिया के लिए सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे पॉजिटिव निकल के आता है। अब कुछ लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अरे नहीं यार, तुम ज्यादा इस पे ध्यान दे रहे हो, बेसिकली चाइना +1 की स्ट्रैटेजी है, दुनिया चाइना से डर के भाग रही है। वेल मैं ये कहूंगा कि यार असली ट्रिगर यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर्स एक साथ आते हैं। ये टैरिफ का फैक्टर भी है, चाइना का फैक्टर भी है, सब कुछ है। मैं अपनी जगह बिल्कुल क्लियर हूं कि यार ये सारे के सारे फैक्टर्स इन दी एंड हमारे इंडिया के लिए सोने पे सुहागा बन के आ रहे हैं। तो आपको याद है कि हमने शुरुआत में एक सवाल पूछा था कि अगर सिर्फ एक पॉलिसी स्ट्रोक से, दो देशों के एक अग्रीमेंट से सारा का सारा मैच हिल सकता है तो ये खेल कभी लेबर का था क्या? वेल अब जवाब आपके बिल्कुल आंखों के सामने है। इंडिया इसलिए नहीं जीता क्योंकि वो रातों रात सस्ता हो गया। इंडिया यहाँ पे इसलिए जीता क्योंकि दुनिया के रूल्स बदले और उन रूल्स को बदलने में इंडिया ने भी बहुत ज्यादा अपना जोर लगाया था। एंड एज अ रिजल्ट ये होता है कि यार दुनिया को तलाश थी ऐसे देश की जो कि इतने बड़े नंबर्स में प्रोडक्शन कर सके। एंड इंडिया ऑलरेडी दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक था, बस वो एक्सपोर्ट मार्केट में compete नहीं कर पा रहा था। तो ये लेबर की कहानी नहीं थी, ये टाइमिंग की कहानी थी, ये स्ट्रैटेजी की और जियोपॉलिटिक्स की कहानी थी। बाकी अब जब ये सब बातें हो गई हैं तो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा खेल है ये अब इतना बड़ा हो चुका है कि इसमें एक इंडियन कंपनी ने सबसे बड़ा दाव लगाया है, और एक ऐसा दाव जो कि शायद इंडिया का सबसे पहला ग्लोबल शू ब्रांड बन सकता है। वेल इसके ऊपर तो अपना खुद का एक डीप डाइव होना बनता है। तो आप नीचे कमेंट्स में बताना कि यार पहली बात मैं कौन से ऐसे ब्रांड की बात कर रहा हूँ। आई एम श्योर आपको कुछ कुछ आइडिया होगा। एंड क्या आप उसके ऊपर डिटेल डीप डाइव चाहते हैं, ये भी जरा कमेंट्स में जरूर बताना। अभी के लिए हमारा आज का डीप डाइव यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन दोनों जरूर दबाना। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। आप देख रहे हैं ग्रो एज और मैं हूं आपका अपना जयंत मुंद्रा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.